हेलो स्टूडेंट्स, ये 10th यूपी की साइंस की क्लास है। पिछली क्लास में आपने जय प्रक्रम के अंतर्गत पोषण के संदर्भ में पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में आपने जो है स्वपोषी पोषण के संबंध में पढ़ा था और आज की क्लास में विषम पोषी पोषण के संदर्भ में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, विषम पोषी पोषण के अंतर्गत वे सारे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। विषम पोषी पोषण के अंतर्गत एक कोश की जीवों से लेकर के जटिल जीव जैसे मानव के पोषण का तरीका अलग अलग होता है। उनके भोजन ग्रहण करने की विधि अलग अलग होती है, उनमें पाचन का तरीका अलग होता है। तो आज हम लोग सूक्ष्म जीव से लेकर के मानव तक में पोषण की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक कोश की जीवों में पोषण, उनका पूरा शरीर वातावरण के संपर्क में होता है। तो अमीबा में कैसे पोषण होता है। फिर विभिन्न जीव जो परजीवी हैं, जैसे अमरबेल, जू, ये सारे कैसे जो है अपना पोषण करते हैं। और फिर अंत में मानव में कैसे पोषण होता है, ये सारा अध्ययन आज हम करेंगे। मानव में एक सेपरेट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मानव में आहार नाल मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक जो है एक नलिका होती है। मानव मुख में भोजन लेता है, लार ग्रंथियों से लार निकलती है जो भोजन को लसलसा और मुलायम बनाता है, और वो भोजन ग्रास नाल से होते हुए आमाशय में जाता है। आमाशय भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, यह सीएल का स्राव होता है। फिर भोजन छोटी आंत की तरफ जाता है। छोटी आंत की लंबाई अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। जो हरी वनस्पतियाँ खाने वाले जीव होते हैं उनमें सेलुलोज के पाचन के लिए उनकी छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, जबकि जो मांसाहारी जीव हैं, क्योंकि मांस का पाचन जल्दी हो जाता है, इसलिए उनकी आंत की लंबाई छोटी होती है। फिर भोजन आगे की तरफ छोटी आंत में भोजन का लगभग पूरी तरह से पाचन हो जाता है, और छोटी आंत की दीवारों में अंगुली के सदृश रचनाएं होती हैं, तौलिए के रोए के सदृश संरचनाएं होती हैं, जो पचे हुए भोजन का अवशोषण करती हैं, और वहीं से पचा हुआ भोजन जीव द्रव्य में विलीन हो जाता है। अब अर्ध ठोस अपचित भोजन बड़ी आंत की तरफ जाता है, जहां पर उस अर्ध ठोस अपचित भोजन से पानी का अवशोषण होता है, और फिर वो अपचित भोजन मलाशय में चला जाता है, जहां से समय समय से गुदा द्वारा निकाल दिया जाता है। तो ये मानव का मोटे तौर पर मानव में कैसे पोषण होता है, इसको हमने फोकस किया, इसको आपने देखा। आप समझ लीजिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक पाचन अंग होता है जो भोजन को धारण करता है, और पाचक ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं, रसों का स्राव करती हैं। 3 पाचक ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथियां, जिसको लाला ग्रंथि कहते हैं, जो लार का स्राव करती है। यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है जो पित्त रस का स्राव करती है, और अग्न्याशय जो अग्न्याशयी रस का स्राव करती है, और इंसुलिन हार्मोन का भी स्राव करती है जो शर्करा को पचाने में काम आता है। अब आइए अमीबा में कैसे पोषण होता है, अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, एक चित्र के माध्यम से इसका अध्ययन करते हैं। ये रुकिए,
ये अमीबा है और ये खाद्य कण है जो इसके शरीर से बाहर है, बाह्य वातावरण में है। अब दूसरी स्टेज में आप देखिए, एक प्रवर्ध का निर्माण होता है जो खाद्य पदार्थ को पूरी तरह से घेर लेता है, और फिर इसके बाद ये खाद्य कण जो है एक खाद्य रिक्तिका के रूप में अंदर चला जाता है और इसके बाद इसका पोषण हो जाता है। यानी अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। ये देखिए आप, संगलित होकर के खाद्य रिक्तिका बना ली, संगलित होकर के खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। इस तरह से अमीबा में पोषण होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, मनुष्य में मुख गुहा से लेकर के गुदा तक आहार नाल विस्तरित होती है। अब इसमें भोजन का कैसे कैसे प्रवाह होता है इसको आप देखिए। ये मनुष्य की मुख गुहा है। मनुष्य भोजन यहाँ से ग्रहण करता है। चूँकि जो ग्रसिका है वो उसकी दीवारें बड़ी मुलायम होती हैं, इसलिए ठोस भोजन को गीला किया जाता है, लसलसा किया जाता है और मुलायम किया जाता है। और जब भोजन लार ग्रंथियों से निकली हुई लार से वो लसलसा और गीला हो जाता है तो जीभ के द्वारा ढकेल करके उसको ग्रसिका की तरफ भेजा जाता है। भोजन ग्रसिका से होता हुआ सबसे पहले भोजन आमाशय में आता है। ये है आपका आमाशय। आमाशय में आता है। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। आमाशय की दीवारें बड़ी लचीली होती हैं और जैसे ही भोजन आमाशय में प्रवेश करता है, HCl का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिससे कि भोजन सड़ने न पाए। अब आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा स्रावित होता है। और ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। भोजन आमाशय से अब क्षुद्रांत की तरफ आगे बढ़ता है, क्षुद्रांत में आता है। आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संगत स्थान में स्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी में सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है और मांसाहारी जीवों में मांस का पाचन बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसलिए बाघ जैसे, शेर जैसे मांसाहारी जीवों की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। अब छोटी आंत की दीवारों पर तौलिए के रोए सदृश संरचनाएं होती हैं जिसको विलाई कहते हैं या दीर्घ रोम कहते हैं, जो पचे हुए भोजन को जो है अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। फिर अपचित, जो अर्ध ठोस अपचित भोजन है वो बृहदांत यानी बड़ी आंत में चला जाता है। तो क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए
यह यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। यकृत से पित्तरस निकलता है, जो भोजन आमाशय में अम्लीय होता है उसको क्षारीय बना देता है, और अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया से उस जो क्षारीय वो अम्लीय था वो क्षारीय हो जाता है, और जो यकृत से पित्त रस का स्राव होता है यह वसा पर क्रिया करता है। छोटी आंत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे से उस पर एंजाइम्स का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अग्नाशयी रस का स्रावण, आप जैसा कि जानते हैं कि अग्नाशयी रस का स्रावण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा एमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। छोटी आंत की भित्ति में ग्रंथियां होती हैं। अभी मैंने बताया आपको, जो आंत्र रस स्रावित करती हैं उसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करते हैं। अब जो पचा हुआ भोजन है वह आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। जो दीर्घरोम होते हैं वो अवशोषण उसका कर लेते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिनियों की बहुत अधिक संख्या होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाते हैं। यहाँ उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और नए ऊतकों के निर्माण में, शरीर की टूट फूट की मरम्मत में, विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग होता है। अब बिना पचा हुआ भोजन जो है वो बड़ी आंत की तरफ चला जाता है। अब जहाँ दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं और अन्य जो अपचित भोजन है वो बड़ी आंत में चला जाता है, वो मलाशय में चला जाता है, जो कि समय समय से जो है वो गुदा द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपका जो है परपोषी पोषण में जो है अपने अमीबा में कैसे पोषण होता है, मानव में कैसे पोषण होता है, इसका आपने अध्ययन किया। अब आज के लिए जो आपको क्वेश्चंस करने हैं उन क्वेश्चंस को आप होमवर्क के रूप में लिख लीजिए, उसको करिएगा। पहला है स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कल मैंने पढ़ाया था आपको, इसके पहले वाले पीरियड में, आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। क्वेश्चन थर्ड, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, यानी अम्ल क्या करता है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है।
आखिरी प्रश्न है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? बस। तो बच्चों, जो क्वेश्चन आपको आखिरी में दिए जाते हैं उनको ज़रूर सॉल्व करिए, बुक्स का अध्ययन करिए, और जो वीडियो दिखाई जा रही है, जो आपको बताई, जिसमें वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको जो है बुक से आपको रिलेट करके उससे जो है उसका लाभ उठाइए, पढ़ाई करिए और प्रॉपरली नोट्स बनाइए। और ये सारे नोट्स जो है जब आपकी क्लासेज चलेंगी तो ये नोट्स आपके चेक किए जाएंगे। धन्यवाद।